हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सुनो एफएम को वक्त दिया। सर आज 28 में 1998 को हम कोमेमोरेट कर रहे हैं और जो एटॉमिक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया आज हम उसको चेरिश कर रहे हैं। मैं बार बार प्रोग्राम में आज ये बात कर रही थी कि सिर्फ एक छुट्टी के तौर पर इस दिन को गुजार नहीं देना। इस दिन का मकसद हमें जो अल्लाह ताला ने जिस पोजीशन में रखा है हम उसको एक्नॉलेज करें और उन चीज़ों को समझें, पर्टिकुलरली यूथ को इन चीज़ों की समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगी, 1998 बैक इन 1998 किन वजूहात की बिना पर हमें ख्याल आया कि अब इस खत्ते में पावर बैलेंस होना चाहिए और हमें एक एटॉमिक स्टेट पर स्विच करना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यौम तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद। वैसे तो मेरे ज़ाती जो ख्याल है उसके मुताबिक आज छुट्टी नहीं होनी चाहिए। चाइना की साल में देखता हूँ तो वहाँ पे मैं एक उनके लीडर्स का कॉल मुझे याद रहता है। वो कहते हैं जिस दिन इस किस्म का कोई दिन हो उस दिन अवाम को, हुकूमत को ज़्यादा काम करना चाहिए। असल में जो बात है वो आपने जो की बड़ी अहम है कि जी क्या ज़रूरत थी कि हमने एटॉमिक एक्सप्लोजन किए। उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत तो आपको पता है कि हर मुल्क, ख़ास तौर पे जब हम एक मॉडर्न दुनिया में रह रहे हैं जिसमें नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, और नेशन स्टेट से आप समझते हैं कि तमाम स्टेट्स के जो है जोग्राफिकल बॉर्डर्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करना लीडरशिप की ज़िम्मेदारी होती है, रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। और हमारा आर्च टाइम जो दुश्मन है वो भारत है। और भारत ने 1947 से जब से हम आज़ाद हुए हैं तो उसकी जितनी भी क़यादत है, चाहे वो बीजेपी की क़यादत है, चाहे वो कांग्रेस की क़यादत है, यानी कांग्रेस की क़यादत नेहरू था या पटेल था, और उसके बाद फिर अडवाणी, और उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री, और उसके बाद फिर जितने इंदिरा गांधी और जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए, उन्होंने पाकिस्तान की वहदतियत को और पाकिस्तान की सॉलिडरिटी को और पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को कबूल नहीं किया। बल्कि मुझे इंदिरा गांधी की एक पहली स्पीच कांग्रेस में जो है उसके कुछ मंदरजात थे जिसमें उसने बड़े ब्रीफली उसने ये कहा था कि पाकिस्तान ये जो था ये सब कॉन्टिनेंट था। यहाँ पे आपको पता है कि कोई हिंदू स्टेट नहीं थी, यहाँ पे मुसलमान भी रहते थे और हिंदू भी रहते थे। सही। और ये सबका कंबाइंड इलाका था, तो अगर उसमें डिवीज़न हो गई तो कौन सी बड़ी बात थी। मुसलमानों ने अपना इलाका लिया क्योंकि मुसलमानों के और हिंदुओं के आपस में रिचुअल्स नहीं मिलते थे, रिलीजन नहीं मिलता था, सोशल कस्टम नहीं मिलते थे। तो वो इंदिरा गांधी ने वो तकरीर की थी, उसने कहा था कि जी मैं अपने पुरखों को, यानी जो मेरे एंसेस्टर्स हैं उनको मैं माफ़ नहीं कर सकती कि उन्होंने पाकिस्तान बनाने में जो है वो किरदार अदा किया, जिसमें उसका बाप भी शामिल था, नेहरू भी शामिल था। तो मैं ये आपसे वादा करती हूँ, वो असम्बली के फ्लोर पे ये कह रही थी कोर्ट में इंदिरा गांधी, मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि पाकिस्तान को नौज़ुबिल्लाह तकसीम करके रहूँगी, और जब तक ये नहीं करूँगी मैं चैन से नहीं बैठूँगी। अब इससे आप हिंदू लीडर्स की साइकी का अंदाज़ा लगा लें। और आज के दौर में नरेंद्र मोदी जैसा जो दहशतगर्द है, फैशिस्ट लीडर जो है, जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, जो लोगों के ऊपर आप माइनॉरिटीज़ पे क्या जुल्म करता है, जिसकी तकरीरें आप सुन रही हैं कि वो अपना ये प्रेजेंट इलेक्शन हेट स्पीच और एंटी पाकिस्तान रेटोरिक्स पर लड़ रहा है। इस किस्म की लीडरशिप के होते हुए जब इंडिया ने एक तजर्बा कर लिया था 1974 में, इंडिया ने पोखरान 1 जो किया था जिसमें उन्होंने अपना एटॉमिक ब्लास्ट किया था, उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर लाजिम हो गया था, पाकिस्तान की क़यादत पे लाजिम हो गया था कि वो इस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए। और आपको याद है जब इंडिया ने तकरीर किया तो एल के अडवाणी की एक तकरीर थी जो उन्होंने दूसरे ब्लास्ट के बाद की थी। उसने कहा था कि जी इस खित्ते में जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो तब्दील हो गया हमारे ब्लास्ट के बाद, और अब पाकिस्तान को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये जो है पाकिस्तान जो इंडिया की एनिमोसिटी में लेके आगे चल रहा है, अब उसकी वो पोजीशन नहीं रह गई है जो इससे पहले थी। यानी हमने एटॉमिक ब्लास्ट कर दिया है तो स्ट्रेटेजिक पार्लेंस में हम पाकिस्तान से आगे निकल गए। तो वहाँ पे ज़रूरत इस अमर की थी जब इंडिया ने पहला ब्लास्ट किया और उसको रियलाइज़ किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। और एक फेमस मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तमाम साइंटिस्ट को बुलाया था और वहाँ उन्होंने कहा था कि हम जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे और आप चले। एटॉमिक एनर्जी कमीशन पहले भी काम कर रहा था, मुनीर साहब थे, डॉक्टर मुनीर थे, और इस किस्म के एक टीम थी जो कर रही थी, और सेंट्रीफ्यूग पे भी काम हो रहा था। फिर भुट्टो साहब ने डॉक्टर कदीर जो बेल्जियम में यूनिवर्सिटी थी, अल्मेलो यूनिवर्सिटी, वहाँ वो सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी जो उस वक्त की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, हैवी वाटर के ज़रिए जिसके आप एनरिच करते हैं यूरेनियम को और आप उससे वो उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे।
तो अल्लाह डॉक्टर कदीर खान को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अब वो इस दुनिया में नहीं है वो। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आर्किटेक्ट थे इस प्रोजेक्ट के। उन्होंने भुट्टो साहब ने एक दफ़ा डॉक्टर कदीर खान आए तो वापस चले गए, क्योंकि पता है पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक सर्कल आपको पता ही है। तो फिर दोबारा भुट्टो साहब ने उनको ख़त लिखा, उनको बुलाया, वो आए। फिर उन्होंने वन मैन शो, वन विंडो शो भुट्टो साहब ने कायम किया और उन्होंने कहा कि जी आप ये एक्सपेरिमेंट करें। और फिर डॉक्टर कदीर ने उस पर काम किया, और भी साइंसदान थे और भुट्टो साहब की बड़ी फेमस स्टेटमेंट आपको याद होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम वी विल ईट ग्रास, हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जी एटम बम जो है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक बैलेंस उस वक्त तक क्रिएट नहीं हो सकता था जब तक पाकिस्तान के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी स्टोरी है जिसका गलबन आपको टाइम भी नहीं है उस स्टोरी को, लेकिन जो आपके सुनने वाले जानते हैं कि इसके ऊपर काम हुआ। और उसकी फिर कल्मिनेशन आपने देखी कि पाकिस्तान ने 28 मई को जो है 6 बम धमाके 6 जो है वो किए। और एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा आपके सुनने वालों के लिए कि वो ज़रूर गौर करें कि जब भारत ने एटॉमिक टेस्ट किया था पोखरान में, तो जहाँ पे वो टेस्ट हुआ था, अगर आप उस टेस्ट के बाद की तस्वीरें देखेंगे तो आपको खौफ आएगा। लेकिन पाकिस्तान ने जो चागी में रास्को पे जो टेस्ट किया था, अगर आप कभी उसकी तस्वीर देखें तो आपको लगेगा येलो कलर का एक बादल है जो ऊपर उठता है जिस वक्त आपने ब्लास्ट किया ना, एक ऐसे होता है जैसे वो ऊपर उठा और फिर वो एक चादर की तरह दोबारा नीचे आके उस पहाड़ के ऊपर बैठ गया। सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो जौहरी प्रोग्राम है उसका मकसद तो आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। फ़वाइद बताइएगा कि हम अभी फ़िलहाल कितने केपेबल हैं, ठीक है, एंड डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो बेहतर होता जाता है। पाकिस्तान बावजूद इसके कि बहुत एक अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म रखता है और अपना दिफा करना जानता है, लेकिन इसके बावजूद एक तो जो मुझे बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ लगती है, एंड आई थिंक दैट वी ऑल शुड हैव दिस पर्टिकुलर ट्रेट इन आवरसेल्व्स कि आप डिफेंस करने की कैपेबिलिटी रखें, लेकिन उसके बावजूद आप अमन पसंद हों, आप एक वाइजर एज पर हों, तो वो एक बड़ी एक अच्छा जेस्चर होता है टू मेरे ख्याल से ये एक खत्ते के लिए भी बड़े जो है वो इम्पोर्टेंस का हामिल एक एस्पेक्ट है। तो इसके हवाले से बात कीजिएगा। देख दो, अब हम चूँकि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो वैसे तो न्यूक्लियर जो है वो एनर्जी से भी रिलेटेड होता है। यानी पाकिस्तान में चश्मा पावर प्रोजेक्ट प्लांट है, आपने देखा होगा। पाकिस्तान बहुत सारी बिजली जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से भी प्रोड्यूस कर रहा है और वो कमीशन बाकी कराची में इस तरह है, तो वो उसके पीसफुल पर्पस भी है। इवन न्यूक्लियर जो है वो आपको पता है मेडिकल में ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, कैंसर तक के लिए वो इस्तेमाल होता है। तो एक तो उसके वो फ़वाइद हैं कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में आप उसको ले, मतलब बहुत फ़ायदे। लेकिन चूँकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि ऐसी कैपेबिलिटी में जो पाकिस्तान ने इसलिए क्रिएट की कि पाकिस्तान को सब्जुगेट ना किया जा सके, यानी न्यूक्लियर थ्रेट के ज़रिए आपको ब्लैकमेल ना किया जा सके। उसके ऊपर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए, 6 ब्लास्ट किए थे हमने, और उससे दुनिया को ये पता चला कि वी पोजेस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। अब उसके ऊपर वॉर्स में जब आप जाते हैं तो 2 किस्म की सिनेरियोज होते हैं। एक होती है जो कन्वेंशनल वॉर होती है और एक होती है जो न्यूक्लियर वॉर होती है। तो अब वो एक अल्टीमेट, एंड आई डोंट विश द वर्ल्ड टू गो टू दैट सिनेरियो। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीक़े कार से दुनिया जो है वो किसी किस्म की तो न्यूक्लियर वॉर में दाखिल हो। लिमिटेड वॉर चलती रहती है, जैसे पाकिस्तान इंडिया की प्रॉक्सी वॉर भी चल रही है, लिमिटेड वॉर भी चल रही है। अब इंडिया ने एक कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बनाई थी जिसमें वो इस न्यूक्लियर के ज़रिए वो 4-5 मकासद हल करना चाहते थे। एक वो कहते थे कि पाकिस्तान के ऊपर अपनी थानेदारी कायम करो, दूसरा उनका मकसद था कि पाकिस्तान को इकनॉमिकली ड्रेल करें आप, तीसरा उसका मकसद था कि इस न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के ऊपर रख के या न्यूक्लियर बॉम्ब का थ्रेट रख के एक लिमिटेड वॉर जो है उसको जारी रखे, इस लिमिटेड वॉर को। चौथा उनका था कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को रख के पाकिस्तान आर्मी को इन्वॉल्व करे। अब इसको अगर आप वाइडर स्केल पे देखेंगे, ये चीज़ दोनों मुल्कों के दरमियान जब ये कैपेबिलिटी पोजेस होती है तो इसने माजी में, बाकी तो इंडिया ने हमें लिमिटेड वॉर में रखा हुआ है, बाकी तो इंडिया ने हमें दहशतगर्दी की जो जंग जिसमें हम जा रहे हैं, और कल भी आपने देखा कि अपना आदम खेल में एक कुछ 50 दहशतगर्द थे, उन्होंने एक यूनिट की चेक पोस्ट पे हमला किया और जिसमें वो लोग बड़ा ब्रेवली लड़े। को 50 लोग थे जिन्होंने आके उस चेक पोस्ट पे हमला किया था। 50 दहशतगर्द थे आदम खेल में, टॉप गन के जो एक जगह है वहाँ से वो आए थे
उन्होंने जिसके नतीजे में 5 बहादुर सिपाही उस यूनिट के शहीद हो गए और 7 जख्मी हैं, जिसमें 2 क्रिटिकल हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट का दिफा किया और उन्होंने तो बड़े बहादुरी से लड़े और दहशतगर्दों के ऊपर काफ़ी उन्होंने अपना नुकसान पहुँचाया। तो इस जंग में तो इंडिया ने हमें इन्वॉल्व कर लिया है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये जो और स्केल वॉर होती है, ये कैपेबिलिटी है, इसने उसको बड़े इफेक्टिव तरीके से माजी में चेक किया और अभी भी चेक कर रही है। स्टार्ट में बात की थी कि सैंक्शंस के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के जो हथियार हैं या एटमी हथियारों के हसूल पर खासी सैंक्शंस हैं। ऐसा क्यों है? इम्तियाजी का जो सलूक है वो क्यों रहता है? और पाकिस्तान इससे बड़े ब्यूटिफुली स्कोप भी कर रहा है। सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट एंड हाउ वी आर कोपिंग इट? इंडिया ने भी धमाके किए थे, आपको याद है, जैसे हमने कहा 1-2 दफ़ा धमाके किए, उन पे सैंक्शंस नहीं लगी। पाकिस्तान ने धमाके किए, पाकिस्तान को रोका गया, पाकिस्तान को ल्योर इन किया गया कि जी हम आपको इतना पैसा दे देंगे, आप धमाके ना करें। बाज़ दफ़ा उस दफ़ा हमारी क़यादत थोड़ी सी सोचने भी लगी कि धमाके नहीं करते, एड ले लेते हैं। और वो चीज़ जो अब जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे अयूब खान के जो बेटे थे गौरव अयूब, वो उन्होंने लिखा भी अपनी किताब में, उनकी किताब में ही आया हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने धमाके किए। तो जब चूँकि आपने वेस्ट की बात नहीं मानी, उन्होंने सैंक्शन लगा दी, ईरान पे सैंक्शन लगा दी। क्यों लगाई हूँ? मुसलमान मुल्क ऐसी सैंक्शन। गजा में आज तक नेतन्याहू जैसा दहशतगर्द, जो हिटलर का भी बाप है, जो मुसोलिनी का भी बाप है, और उसको जो बाइडन अमेरिकन प्रेसिडेंट सपोर्ट कर रहा है। नेतन्याहू से बड़ा वॉर क्राइम्स कौन कर रहा है? आज तक उसके लिए वारंट इशू नहीं है। अमेरिका कहता है हम ये वारंट नहीं इशू करेंगे। अमेरिका के कांग्रेसमैन जो है इतने अय्यार, इतने मक्कार, इतने झूठे हैं। दे आर द बंच ऑफ क्रिमिनल्स हु आर सिटिंग इन द कांग्रेस। वो ये नहीं कहते कि जी किसी तरह जाके वो नेतन्याहू के खिलाफ डिस्ट्रक्शन है, इसको बंद करो। सर बहुत बहुत शुक्रिया। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली हमारे साथ मौजूद थे और आज हम लोगों ने जो है वो एक बहुत इन डेप्थ डिस्कशन की